हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 1 ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से कितने सारे टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें बेसिक कंसेप्ट समझने जाएंगे। पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, उसके बारे में समझेंगे। लर्निंग आउटकम क्या होगा, बोलते हैं कि जब हम पढ़ लेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू क्या मीनिंग। सबसे पहले आप मीनिंग समझ जाएंगे, टैक्स का मतलब क्या होता है। फिर उसके साथ साथ में एंड टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आप और क्या चीज़ समझ पाओगे, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस चीज़ के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। ये डिसर्न का मतलब होता है मतलब टू फाइंड आउट और टू नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स, कितने प्रकार के इनकम टैक्स के कंपोनेंट होते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या बोलता है प्रोसीजर, जब भी कोई भी प्रोसीजर बोलता है तो मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप कोई भी, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो प्रोसीजर्स इसके क्या होंगे, फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स, मतलब क्या, इनकम टैक्स लगाने के लिए इसको प्रोसीजर क्या होंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, प्रोसीजर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मीनिंग, अप्रिशिएट, कंप्रहेंड एंड अप्रिशिएट द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो इम्पॉर्टेंट टर्म होंगे, मतलब कोई वर्ड होगा जो यूज़ किया जाएगा, जो टर्म्स यूज़ किया जाएगा उसके बारे में उसके बारे में मतलब जानेंगे, मीनिंग उसके मतलब जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज द प्रीवियस ईयर को पता करना है। हाँ, रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्या होता है प्रीवियस ईयर। उसके साथ साथ में असेसमेंट ईयर क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एग्जामिन द सर्कमटेंसेस व्हेन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर वुड बी असेस्ड टू टैक्स इन अ प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब क्या बोलता है, एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन द सर्कमटेंस, कौन से ऐसे सिचुएशन, सर्कमटेंसेस या सिचुएशन आ सकती है जबकि इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल की इनकम वुड बी असेस्ड टू द टैक्स, मतलब वो टैक्स लगाई जाएगी इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब उसी पिछले ही साल में टैक्स लगाएगी। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे सर्कमटेंसेस होती हैं जहाँ पे पिछले साल की इनकम पे पिछले साल ही टैक्स भरवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ सच पर्सन। मतलब क्या बोलता है, अप्लाई द रेट ऑफ अ टैक्स अप्लाई करेंगे एप्लीकेबल ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ सच पर्सन। इसका मतलब क्या है कि रेट पता करेंगे कौन से कंपोनेंट ऑन अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ टोटल इनकम। टोटल इनकम पे अलग अलग तरीके से रेट्स लगते हैं, उसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ सच पर्सन। ठीक है, तो दूसरे फिर उसके बाद क्या बोलता है, चैप्टर का ओवरव्यू देता है। चैप्टर का ओवरव्यू क्या दे रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट में क्या है, बेसिक कंसेप्ट में कंपोनेंट पहले बताया। सबसे पहले कंपोनेंट क्या है बेसिक कंसेप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट है इनकम टैक्स लॉ के इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब इनकम टैक्स जो लॉ है उसमें ये भी एक तरह का पार्ट है। ये सारे चीज़ मिला के इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है।
जो इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है, ऐसा समझ लीजिए कि इनकम टैक्स जो लॉ है उसमें ये सारे चीज़ कवर हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया हुआ है वो इसमें इनकम टैक्स लॉ बोला जाएगा, ठीक है। वो सारे चीज़ को मिला के इनकम टैक्स लॉ बोला जाएगा। फिर क्या बोला? एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है फैब में, ठीक है। और उसके बाद है इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल जो गवर्नमेंट जब एक्ट में चाहे फाइनेंस एक्ट में नहीं दे पाती है तो इनकम टैक्स रूल में वो चीज़ें रूल भी रहता है, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ रूल्स रेगुलेशन ला सकती है। फिर उसके बाद है सर्कुलर, इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, एंड नोटिफिकेशंस। कभी कभी ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कुछ रह गया है तो इस थ्रू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के बेस पे दे देती है। मतलब उसके ऐसा बोलेंगे कि मतलब कभी कभी सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के थ्रू भी गवर्नमेंट कोई चीज़ अपना इनकम टैक्स के ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन लगा सकती है। लीगल डिसीजन क्या है? लीगल डिसीजन कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, मतलब कोई ऐसा केस हुआ रहेगा जिसके ऊपर फाइल हुआ रहेगा, कोर्ट का डिसीजन आता है। जैसे कि कोर्ट अगर बोल देते कि नहीं यहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए, चाहे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, तो कोर्ट का वो एक डिसीजन होता है जिसको हम लीगल डिसीजन बोलेंगे। तो वो भी देखा जाएगा कि किस केस में कौन सा कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मिला के इनकम टैक्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी इनकम टैक्स लॉ क्या है वो समझ में आए। फिर क्या बोलता है? स्टेप फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या होगा? कंप्यूटेशन मतलब टोटल इनकम को कंप्यूट करने का स्टेप क्या होगा, और उसके साथ साथ में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या स्टेप होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आपको जो भी असेसी है, असेसी यानी जो जिसका भी इनकम टैक्स कैलकुलेट, जिसका भी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कंप्यूट कर रहे हैं टोटल इनकम, सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर द डिफरेंट हेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी इनकम एसएससी को इनकम बहुत तरीके से मिल सकती है, तो उस इनकम को अलग अलग हेड में क्लासीफाई करना। जैसे कि सपोज दैट कोई भी एक मिस्टर एक्स है, चाहे मिस्टर एक्स पकड़ लेते हैं, मिस्टर एक्स हैं, उनको जॉब भी करते हैं तो उनको इनकम फ्रॉम सैलरी भी आता है, प्लस उन्होंने अपना हाउस, एक दूसरा हाउस रहेगा, कोई एक हाउस है जो उन्होंने भाड़े पे दे दिया है, ठीक है। तो उससे उनको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आ रही है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। तो इनका इस चीज़ को क्लासीफाई करना सब आप, इसका कहने का मतलब है कि एसएससी को 4-5 इनकम मिल रही है, तो हो सकता है कि वो अदर सोर्सेज की हो सकता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की हो, 2-4 इनकम मिल रही है, तो उस इनकम को अलग अलग हेड में क्लासीफाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। क्या बोला है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, मतलब हर हेड में जाके सब हेड की इनकम कैलकुलेट करना। जैसे सैलरी का है तो सैलरी में जाके कैलकुलेट करना, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की तो हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड। क्या बोल रहे हैं कि इनकम जो है स्पाउस की वो क्लब करना, किसमें? एसएससी की इनकम में। वो कब करते हैं ये सब हम देखेंगे जब स्टेप बाय स्टेप, जब इन डिटेल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो फिर उसके बाद है यहाँ पे क्या बोलता है? सेट ऑफ करना और कैरी फॉरवर्ड करना और सेट ऑफ लॉसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसी हो सकता है कि एक हेड से आपको इनकम आ रही हो और दूसरे हेड से आपको लॉस हो सकता है, तो उस टाइम पे सेट ऑफ करना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस हेड से रिलेटेड कोई इनकम ही नहीं है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और सेट ऑफ लॉसेस, कभी कभी ऐसा रहता है बिजनेस के लॉसेस रहते हैं, उसको सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। और इसके तीनों की क्या डिटेल है वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अभी जीटीआई क्या होता है? जीटीआई जिसको हम शॉर्ट में जीटीआई बोलते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे।
फिर उसमें से डिडक्शन फ्रॉम द जीटीआई माइनस कर देंगे, जो भी डिडक्शन रहेगा वो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, ठीक है, टीआई। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या हो सकता है, असेसी के बारे में डेफिनेशन, असेसी को डिफाइन किया हुआ है, ये इनकम टैक्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। फिर उसके बाद असेसमेंट, ये असेसमेंट क्या होता है उसको डिफाइन किया हुआ है। फिर पर्सन क्या होता है, कौन होता है, उसको डिफाइन किया। इनकम क्या है उसे भी डिफाइन किया हुआ है। इंडिया क्या है, मतलब इंडिया क्या है, नहीं इसका मतलब इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड है, इंडिया को डिफाइन किया हुआ है इनकम टैक्स में अलग तरीके से, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होता है ये भी जानेंगे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट ये क्या होता है, ये इसके ऊपर भी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, बेसिक ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्सेस। बेसिक ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्सेस क्या बोलता है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, कितने परसेंट, कितने मतलब कौन कौन से इनकम पे चार्ज करेंगे इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स में ये देखेंगे कौन कितने परसेंट का रेट लगेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शंस। अब क्या बोलते हैं कि टैक्स है क्या, व्हाट इज टैक्स। अब टैक्स है क्या वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या टैक्स, ये आईसीआई का अपना आईसीआई का जो लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल है वो यूज़ किया जा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मटेरियल अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है टैक्स क्या है, व्हाट इज़ टैक्स। जब भी हम पूछेंगे कि टैक्स क्या है तो क्या बोलते हैं, लेट अंडरस्टैंड begin by understanding the meaning of a tax. Begin by understanding the meaning of tax. Taxes are the considered to be the cost of living in the society. मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो टैक्स है हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब एक तरह का खर्चा है। आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो उस सोसाइटी में रहने का ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। कौन लगाता है टैक्स, टैक्स क्या, अभी टैक्स समझ गए ना, टैक्स क्या है, टैक्स एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी है, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से बताया हुआ है। उसके बाद क्या, टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। मतलब टैक्स लगाया क्यों जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी को मीट करने के लिए, ठीक है, उसको भरपाई करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टैक्सेस। यहाँ पे दो तरह के टैक्स हैं, क्या, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं यहीं पे। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इफ टैक्सेस इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और या वेल्थ ऑफ पर्सन देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जब कभी भी आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या आपके प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ, ठीक है, या तो आपकी आय पे या तो आपके संपत्ति पे अगर कोई भी कर लगाया जाता है तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं फिर उसके बाद, द पर्सन्स हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर। क्या बोलते हैं, द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। मतलब इनका कहने का मतलब है जो भी इंसान गवर्नमेंट को टैक्स भरता है लेकिन वो किसी से रिकवर नहीं कर सकता, उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोल देंगे, ऐसा भी इनका कहना है, ठीक है। इज दैट द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एग्जाम्पल यही है, इनकम टैक्स ही है, ठीक है, सही बात है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या बोलते हैं, इफ द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर टैक्स आपको कोई भी प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पे यस होना चाहिए लेकिन गुड लिखा हुआ है तो इससे तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अच्छाई के ऊपर थोड़ी लगाया जाता है।
गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा ना, जो सामान होता है उसके ऊपर, गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाएगा या सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स लिखा होना चाहिए, गुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस और सर्विसेज, ठीक है, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम सभी जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस और कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है ये भी आप सोचेंगे, लेकिन कस्टम ड्यूटी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अभी क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन पेइंग द टैक्स पासिस ऑन इंसिडेंट टू अनदर पर्सन। इसका मतलब मैं आपको एकदम हिंदी में बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम ये इनडायरेक्ट क्या है, एक जो यहाँ पे बोल रहा था ना, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, उस वही है यहाँ पे, कैन नॉट शिफ्टेड, यहाँ पे शिफ्टेड, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट का बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा नहीं शिफ्ट होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे शिफ्ट होता है, जब इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, जीएसटी आप जब पढ़ेंगे, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे शिफ्ट होता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम खाली डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे तो उस चीज़ की बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहिए। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, उसी चीज़ को बता दिया है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, और उसके बाद क्या बोलता है, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, और एसेट्स है। वही वेल्थ के ऊपर, एसेट्स यानी वेल्थ और इनकम यहाँ पे, और यहाँ पे वो फॉरेन इनकम हो सकती है, अनडिस्क्लोज का मतलब जो फॉरेन से कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो आपने बताई नहीं हो, या कुछ ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो आपने बताया नहीं होगा। ये बहुत बड़े जो मंत्री वगैरह रहते हैं उन लोग की इनकम पे लगाया जाता है, अपने तो इनकम के ऊपर भी नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ द टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया और कस्टम ड्यूटी हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। ये आज के टाइम की बात चल रही है, पहले की नहीं चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या बोलते हैं, वाई टैक्सेस आर लेविड। अब क्या बोल रहे हैं, वाई टैक्सेस आर लेविड, क्यों टैक्स लगाया जाता है भैया, हाँ क्यों टैक्स लगाया जाता है, तो टैक्स लगाया क्यों जाता है, वाई टैक्स आर लेविड। द रीजन ऑफ लेवी ऑफ द टैक्सेस इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब भैया अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी नहीं तो जो मंत्रियों के पगार होती है, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, रोड डैम्स वगैरह सब बनते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे आते हैं, डिफेंस के लिए, जो मिलिट्री वालों के लिए, वो कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताया, द रेवेन्यू सो रेज, मतलब जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, उसका यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं, इज यूटिलाइज फॉर द मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, लड़ाई झगड़ा, प्रोविजन फॉर द एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो खर्चा किया जाता है उस चीज को बोलते हैं प्रोविजन फॉर द एजुकेशन। हेल्थ केयर पे, स्वास्थ्य के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारा फंड रेज किया गया पब्लिक से बाय वे ऑफ डोनेशंस कॉल्ड द प्रधानमंत्री, कुछ ऐसे करके था ना, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, बट वो भी होता है। और हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो सर्विसेज मिलती हैं वो गवर्नमेंट का टैक्स, मतलब पब्लिक का टैक्स, पब्लिक ही पैसा भरती है टैक्स के थ्रू, और उसको गवर्नमेंट खर्चा करती है अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड है, लाइक फैसिलिटी लाइक रोड, डैम, जो डैम बड़े बड़े बनते हैं, जो बड़े बड़े रोड, और आज के टाइम में मेट्रो ब्रिज बन रहे हैं, ये सब किसके पैसे का है, ये सब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से बनता है। अभी वो देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो दूसरे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि अच्छा, अभी इसके पहले तो हमने देख लिया कि क्या वाई टैक्सेस आर लेविड, ठीक है, टैक्स लेविड क्यों किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, पावर टू लेवी द टैक्सेस। अभी यहाँ पे पावर कैसे मिली है इनको टैक्स लगाने की, ठीक है, ये हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे को लग रहा है,
नहीं चल जाता है, 10 मिनट और देख लेते हैं इसमें क्या। पावर टू लेवी द टैक्सेस, अब क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इन द आर्टिकल 265 ले डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड, मतलब क्या बोल रहा है, भारत का संविधान क्या बोल रहा है, भारत का संविधान बोल रहा है इन आर्टिकल 265, कभी भी ये देखो भारत के संविधान आर्टिकल 265 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट डाउन नो टैक्स शैल बी लेवीड, मतलब कभी भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और कलेक्टेड, लेकिन एक्सेप्ट बोला है यहाँ पे लिखा है कभी भी टैक्स लगाया नहीं जाएगा, नो टैक्स शैल बी लेवीड, कभी भी टैक्स लगाया नहीं जाएगा और कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, कलेक्टेड, हाँ, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब हो गया इनको छोड़ के, ठीक है। अब किसको छोड़ के बोल रहे हैं, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब, अब अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अथॉरिटी दे देगा वो तो कलेक्ट करेगा, बाकी और कोई नहीं कलेक्ट कर सकता भैया, हम नहीं कलेक्ट कर सकते आपसे टैक्स, हाँ, कल के दिन हम उठ के बोलते हैं अब भैया लाओ हमको टैक्स दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, खाली कौन कलेक्ट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 265 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी नो टैक्स शैल बी लेवीड, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अभी क्या बोलता है, अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार, फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स, मतलब अगर टैक्स लगाना है, अ लॉ नीड टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, इसके अनुसार अगर आपको टैक्स लगाना है किसी तरह का, ऑफ एनी टैक्स, अगर आपको किसी तरह का एक टैक्स लगाना है, अ लॉ नीड टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाओ, लॉ यानी कानून बनाना चाहिए, फ्रेम बाय द गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, गिव द पावर, क्या देता है, पावर देता है, किसको देता है, टू द लेवी, पावर टू द लेवी, मतलब गिव्स द पावर टू लेवी, मतलब लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पावर टू लेवी, एंड उसके साथ साथ में लगा भी सकते हैं, उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्ट द टैक्सेस। अभी यहाँ पे टैक्सेस लिख दिया, वेदर डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन तो आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट वो टैक्सेस जो इनकम और वेल्थ के ऊपर लगाई जाती है, और इनडायरेक्ट वो जो प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है या प्राइस ऑफ सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, टू द सेंट्रल, क्या बोलता है, पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी किसको दिया है ये पावर, ये देखो पावर किसको दिया है, ये देखो पावर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया है, गिव द पावर टू लेवी, किसको दिया है, टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, डायरेक्ट टैक्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। जो जीएसटी आप भरते हो, जो आप लोग जीएसटी भरोगे वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में भी जाता है, आधा खाते में सेंट्रल गवर्नमेंट के जाता है जेब में, आधा स्टेट गवर्नमेंट के जेब में जाता है। वो देखेंगे जब पूरा फुल आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तब आप समझेगा कि कौन सा इनडायरेक्ट किसको कितना जाता है और किसको कितना नहीं जाता है, ठीक है। सेंट्रल को डायरेक्ट टैक्स जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, द पार्लियामेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट द पार्लियामेंट, हाँ, तो इसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं मेरे को लगता है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर द empowered टू मेक द लॉ ऑन अ मैटर enumerated in the 7th schedule by virtue of article 246 of the constitution of India। इसका मतलब यही है भैया कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर empowered टू मेक द लॉ, मतलब उन्होंने
पावर इम्पावर कर दिया है, मतलब उसको पावर दे दिया है, मेक द लॉ बनाने के लिए। इन शेड्यूल इन 7th शेड्यूल, हाँ, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कहता क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। 7th शेड्यूल 246 कहता क्या है, क्या बोलता है, कंटेन द 3 लिस्ट विच एनुमरेटेड द मैटर अंडर विच द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्या बोलता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक अ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ द टैक्सेस। हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि 7th शेड्यूल contain the 3 list which enumerated the matter under the matter which the parliament and state legislature have the authority to make the law for the purpose of levy of taxes, ठीक है। अभी 7th शेड्यूल में ये बोल देता है कि इन लोगों ने पावर दे दिया, ठीक है। अभी क्या बोलता है, फॉलोइंग द लिस्ट आर द लिस्ट, क्या है, यूनियन लिस्ट। अभी यूनियन लिस्ट में क्या है, पार्लियामेंट हैज गिवन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ ऑन मैटर ऑफ कंटेन यूनियन लिस्ट। भैया ये थोड़ा क्रिटिकल है, यूनियन लिस्ट, ये सब मुझे नहीं लगता ये आपको पूछा नहीं जाएगा, बट ऐसे जस्ट मतलब ये सारा 7th शेड्यूल होता है, 246 होता है, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट होता है जिसमें लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैव गिवन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द मैटर मेक द लॉ ऑन अ मैटर कंटेन इन द स्टेट लिस्ट, मतलब यहाँ भी इसको दे देता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों दे देता है, दोनों मतलब पावर दे देते हैं, मेक मतलब लॉ बनाने के लिए पावर दे देते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इन फर्स्ट इन 7th शेड्यूल और टू द आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर given the power to the parliament to make the law on a taxes on a income other than agriculture income, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, overview of income tax law in India. In this material we would be introducing the student to income tax law in India. The income tax law in India consists the following component. अभी ये component क्या है, ये component क्या है, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल एक्ट, वहाँ पे जो कंपोनेंट पढ़ा था वही है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं, यहाँ तक ओवरव्यू में कुछ है नहीं, इसके बाद का जो रहेगा टॉपिक वो देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।